एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर नीलम सोनी आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले माताएं और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री करवा रही हूँ जिसमें हमने प्राचीन भारत शुरू कर रखा है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मौर्य एम्पायर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मौर्य वंश या मौर्य एम्पायर कह सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 322 BCE से लेकर 185 BCE। ये देखो BCE चल रहा है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये टाइम जो रहेगा हमारा माइनस में रहेगा, यानी घटता रहेगा। मौर्य वंश से पहले हमने 4 वंश और किए थे, हर्यक वंश, वृद्धृत वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश का जो लास्ट राजा था जिसे महापद्मानंद बोला गया है, महापद्मानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से जो कि मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब कई बार क्या होता है कि मौर्य वंश के जो राजा है उसकी सीक्वेंस याद नहीं रहती या उलट पुलट हो जाती है, तो इसके लिए भी हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। आई थिंक ABCD तो सभी को ही आती होगी, तो आज हम उल्टे ABC पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं C, फिर पढ़ेंगे B और फिर पढ़ेंगे A, यानी ABC लेकिन उल्टे साइड से। तो सबसे पहले C फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे। और जो ये मौर्य वंश है इसकी जानकारी हमें साहित्यों से भी मिलती है और पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है। साहित्यों में 2 प्रकार के साहित्य, देसी और विदेशी। देसी साहित्य में जो बौद्ध साहित्य है, दीपवंश, महावंश, उसमें भी मौर्य की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी है। जातक कथाओं में अर्थशास्त्र, जो कि चंद्रगुप्त के टाइम चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा रचित है अर्थशास्त्र, और मुद्रा राक्षस जो कि विशाखदत्त द्वारा रचित है, और राजतरंगिणी जो कि कलहन द्वारा लिखी गई है। इन सारे साहित्यों के द्वारा मौर्य वंश की जानकारी होती है। ये तो हो गए हमारे देसी साहित्य। इसके अलावा कुछ विदेशी लोग भी, यूनानी लोग आए हैं, उन्होंने कुछ साहित्य लिखे हैं जिनसे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी होती है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिका, जो कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद गुप्त काल में फायान आए हैं और हर्षवर्धन के टाइम हेमशांग आए, इन्होंने भी मौर्य वंश की जानकारी हमें दी है। तो ये कुछ स्रोत है जिनसे मौर्य वंश की जानकारी होती है। अब मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले आएगा। C से चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड रहेगा 322 से लेकर 298 BCE। चंद्रगुप्त मौर्य के अलग अलग और नाम है, जैसे एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, और इसका जो पुरोहित या प्रधानमंत्री चाणक्य है, जिसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मगध पे 322 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करते हैं और अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इसके बाद 305 यानी 305 BCE में सेल्यूकस, जो कि सिकंदर का उत्तराधिकारी है, सेल्यूकस के साथ मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में सेल्यूकस हार जाता है, जिसकी वजह से सेल्यूकस मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान जो है वो देता है, और मौर्य राजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को बदले में 500 हाथी देते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, हेलेना जो कि सेल्यूकस की पुत्री है, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया था। ये फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज है, यानी कि एक भारत देश के राजा का विदेशी या यूनानी पुत्री के साथ विवाह होता है, हेलेना के साथ, और ये इंटरनेशनल मैरिज कहलाई जाती है। मगध के साथ मगध पे आक्रमण करने के बाद सेल्यूकस के साथ लड़ाई करने के पश्चात पश्चिम विजय भी करते हैं, जिसमें सौराष्ट्र पर अपना अधिकार कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद दक्षिणी विजय में मैसूर तक मौर्य साम्राज्य विस्तृत हो जाता है। मौर्य साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत है ये हम डायग्राम से समझते हैं। कश्मीर से लेकर, यानी उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, और अफगानिस्तान से लेकर असम तक जो है मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा फैलाया गया या साम्राज्य का विस्तार किया गया। 298 में चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि, ये संलेखना विधि वही है जो जैन धर्म में अपनाई जाती है। इनके गुरु रहेंगे भद्रबाहु। भद्रबाहु के पास ये चले जाते हैं कर्नाटका श्रवण बेलगोला नामक जगह पर। वहां पे संलेखना विधि यानी कि
298 BCE में संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य अपना शरीर त्याग देते हैं। तो 298 तक का टाइम पीरियड चंद्रगुप्त मौर्य का रहेगा। ये हमने सी पढ़ा है। अब आते हैं बारी बी पर। बी फॉर बिंदुसार। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं और ये पहले शासक हैं जो कि सिजेरियन पैदा हुए। इनकी माता का नाम दुर्धरा था और कहते हैं कि जब इनकी डिलीवरी होने वाली थी तभी उसी टाइम पर इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो ये बच्चा जो है पैदा नहीं हो पा रहा है, तो सिजेरियन करते हैं। तो कहते हैं कि शल्य चिकित्सा या सिजेरियन द्वारा पैदा हुआ प्रथम राजा बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो उसके भी अलग अलग नाम बताए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, जैसे कि अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार। बिंदुसार जो है वो अपने राजा फादर जो है इनके उसी तरह अपने राज्य को संभाले हुए रखते हैं और अपने साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट देते हैं और प्रांतों की हेड बना देते हैं जिन्हें उपराजा बोला गया है। बिंदुसार के दो पुत्र हैं, एक सुसीन और एक अशोक। सुसीन को तो तक्षशिला का गवर्नर बना दिया जाता है और अशोक को उज्जैनी का। बट तक्षशिला में एक बार गड़बड़ हो जाती है, वहां के लोग बगावत कर देते हैं। तो सुसीन से तक्षशिला नहीं संभाला जा रहा था, तो अशोक को उज्जैनी से तक्षशिला भेजा गया। वहां जाकर अशोक ने वहां के लोगों को शांत किया और ये जो मैटर था उसे सुधार दिया या संभाल लिया। इसके अलावा बिंदुसार के भी यूनानी शासकों से वैसे ही संबंध थे जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और सीरिया से एक राजदूत आता है डायमैक्स। इससे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके यहाँ पे भी राजदूत रहेगा मेगस्थनीज और बिंदुसार के टाइम राजदूत रहेगा डायमैक्स। तो ये जो सीरिया के साथ संबंध है, इस टाइम बिंदुसार सीरिया के राजा से 3 चीजें मांगते हैं, मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। तो ये सीरिया के जो राजा है वो कहते हैं जी हम दार्शनिक का व्यापार नहीं करते, दार्शनिक हम नहीं भेजेंगे, बट हाँ सूखी अंजीर और मीठी शराब सीरिया से इंडिया में आती है। नेक्स्ट आता है ए फॉर अशोक। ये वही अशोक है जब हमने बौद्ध धर्म की संगीतियां पढ़ी थी, तो तीसरी संगीति इन्हीं के टाइम होती है, अशोक के टाइम में। और कहते हैं कि जब ये पैदा होता है तो इसकी माता बहुत ज्यादा खुश होती है, वो शोक से रहित हो जाती है, इसलिए इसका नाम अशोक पड़ा। और वैसे तो हिस्ट्री में इनका टाइम पीरियड 273 से शुरू होता है, बट 4 साल स्ट्रगल करने के बाद 269 में ये राज्याभिषेक इनका होता है। सिंहली जो साहित्य है उसमें कहते हैं कि अपने 99 भाइयों को मारकर 269 में अशोक का राज्याभिषेक किया गया है। अशोक के भी अलग अलग नाम है चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की तरह, जैसे कि देव नाम प्रिय यानी कि देवताओं को प्रिय लगने वाला, या प्रियदर्शी और अशोक। और अशोक के प्रमुख कार्य ये हैं कि अशोक ने कश्मीर की स्थापना की थी, जिसकी जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है, कलंड द्वारा रचित राजतरंगिणी से। इनकी पुत्री का विवाह नेपाल के राजा के साथ कर दिया जाता है और वहां पे चारुमती इनकी बेटी है, वहां पे चारुमती ने देवपतन नामक नगर की स्थापना की थी और ललित पतन नामक की स्थापना जो है वो अशोक के द्वारा की गई है। 261 BCE में एक बड़ा सारा युद्ध होता है जिसे कलिंग युद्ध या कलिंग विजय हिस्ट्री में बोला गया है। और इस विजय से अशोक का माइंड एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि जब ये लड़ाई लड़कर आता है तो बहुत खुश होता है कि मैंने अपने साम्राज्य में कलिंग को मिला लिया था, साम्राज्य विस्तृत हो गया। बट बुद्ध अनुयायी एक उपगुप्त गुरुजी आते हैं इनके पास और वो बताते हैं कि तुमने बेशक चलो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, बट देखो तो सही कितने बच्चों को अनाथ और कितनी औरतों को तुमने विधवा कर दिया है। तो इन बातों से एकदम से माइंड चेंज हो जाता है अशोक का और वो इन फ्यूचर कभी भी भविष्य में युद्ध ना करने की ठान लेते हैं और आगे के 31 सालों तक अशोक जो है वो युद्ध नहीं करते हैं। और अशोक का माइंड चेंज होने की वजह से भेरी घोष यानी कि युद्ध के द्वारा साम्राज्य को विस्तृत करने वाला भेरी घोष की वजह धम्म घोष वो बन जाते हैं। अब आता है धर्म प्रचार। धर्म प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। खुद भी अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया नामक, जो कि बिहार में है, बोध गया नामक जगह पे अशोक गए और 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक जगह पर गए। लुम्बिनी नामक वही जगह जहाँ पे महात्मा बुद्ध जन्मते हैं। लुम्बिनी नामक जगह जाकर
10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष में अशोक जो है वो लुम्बिनी जाते हैं। वहां पे बलि नामक टैक्स होता है, उसे बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा भाग कर जो होता है कि टोटल अनाज में से 1.6 या 1/4 या 1/6 लिया जाता है, बट अशोक ने 1/6 की जगह 1/8 वहां से लेना शुरू कर दिया था। तो स्टूडेंट, ये हो गए हमारे मौर्य वंश के तीनों राजा, CBE यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अशोक के शिलालेख। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।